ये वीडियो होल्डिंग का पार्ट 4 है। ठीक है, हम लोग फिर एक क्वेश्चन को रिवाइज करेगा और ये क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रोसेस में बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन रीड करता है, पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करता है। ठीक है, तो देखिए, द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2019, मतलब ये 31 मार्च 2019 क्लोजिंग डेट है। ठीक है, उसके बाद है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल, सरप्लस, करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल है। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स है। अच्छा, ये नोट्स ऑन अकाउंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ, मतलब जो ऊपर का बैलेंस शीट है ना, उसका जो भी इंफॉर्मेशन नीचे में डिटेल दिया हुआ। जैसे देखो, ऊपर में था ना शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का नीचे में डिटेल दिया हुआ है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और एक इक्विटी शेयर कैपिटल है। ठीक है, सरप्लस में देखिए इस बार तीन चीज है, जनरल रिजर्व है, पीएल अकाउंट है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है आपका टीटीएस एसेट्स होता है, इसको बैलेंस शीट में इसलिए लिखते हैं ताकि बैलेंस शीट टैली हो जाए। ठीक है, और जनरल रिजर्व आपका क्या है, 1 for 2019 है और ये ओपनिंग डेट का है। तो देखो, चलो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट को समझ लेंगे। ट्रेड पेबल है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिटेल दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा देखो, बैलेंस शीट में खाली प्लांट एंड प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट लिखा था, टेंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, 3000 शेयर लिया है एस लिमिटेड का, जो परचेज किया है 30/9/2019, मतलब 30/9/2019। तो आप ऊपर में देखिए बैलेंस शीट का डेट क्या है, 31 मार्च 2020 है क्या? ऊपर में बैलेंस शीट का डेट, ऊपर में बैलेंस शीट का डेट क्या है, 31 मार्च 2019 है। ठीक है, 31 मार्च 2019 है, तो इसका ओपनिंग डेट क्या होगा? अच्छा ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 का जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ा, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन, वो 31 मार्च 2020 होगा। ठीक है ना, गलत है, 2019 जो ऊपर में दिया वो गलत है, वहां पे 20 होगा। ठीक है, चलिए उसको 20 कर दो, जो ऊपर में बैलेंस शीट में दिया हुआ है ना वो 2020 होगा। ठीक है, तो इसका ओपनिंग डेट क्या होगा, 1 अप्रैल 2019। ठीक है, और जो कंपनी शेयर एक्वायर कर रहा है वो एकदम लास्ट में दिया नोट्स ऑन अकाउंट में कि 3000 शेयर ले रहा है इन एस लिमिटेड, 39, ठीक है, 39/2019। ठीक है, इस तारीख को खरीद रहा है, कितना, 3000 शेयर खरीद रहा है, और कितना रुपया में खरीदा है, 3000 शेयर खरीद रहा है 4,80,000 इन एस लिमिटेड में खरीद रहा है। तो पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि प्री क्या होगा, पोस्ट क्या होगा। तो जिस दिन एक्वायर किया है इसके पहले वाला सब प्री होगा, और एक्वायर करने के बाद का जितना भी वैल्यू होगा पोस्ट होगा, ये पोस्ट होगा। पोस्ट को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट या रिजर्व, और प्री को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में कैपिटल रिजर्व भी आ जाता है और प्रॉफिट का ही बैलेंस आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर कर लो, प्री और पोस्ट किसको बोलते हैं, जिस दिन आप उस कंपनी का शेयर एक्वायर करोगे उसके पहले वाला जितना भी इंफॉर्मेशन होगा उसको प्री बोलेंगे, और उसके बाद वाला को पोस्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है फर्दर इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट नंबर ए, द बैलेंस इन पीएल अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शोड द क्रेडिट बैलेंस 1 लाख ऑन 1 for 2019। मतलब आप बोर्ड पे फिर से देखिए, इस डेट में बैलेंस है पीएल अकाउंट में 1 लाख रुपया का, समझ में आ रहा है, 1 for 19 का। तो ये तो पूरा कैपिटल प्रॉफिट होगा, प्लस ये जो अप्रैल से लेके जो सितंबर तक का जो महीना है ना, उसका भी प्रॉफिट आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा। तो आपको वो निकालना पड़ेगा कि इतना दिन का कितना प्रॉफिट होगा, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, वो ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, डिविडेंड है 50% वाज पेड बाय एस लिमिटेड ऑन 1/10/2019,
मतलब जिस दिन आप एक्वायर किए 30 सितंबर को एक्वायर किए ना, तो अगला दिन 1 अक्टूबर हुआ, मान लीजिए कि सेम डेट होगा, ठीक है। तो आप डिविडेंड, पूरा पूरा लाइन पहले पड़ता है, डिविडेंड ऑफ 15% वाज पेड बाय एस लिमिटेड। मेरे पास दो कंपनी, एक एच लिमिटेड है, ऊपर में बैलेंस शीट में देखिए दिया हुआ है, और एक एस लिमिटेड है। तो डिविडेंड वाज पेड बाय एस लिमिटेड, मतलब सब्सिडियरी जो है, सब्सिडियरी किसको बोलते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सब एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो सब्सिडियरी 15% किसको दे रहा है, होल्डिंग को देगा, मतलब शेयर कैपिटल का 15%, ठीक है। डिविडेंड देगा, जिसमें होल्डिंग का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, ये इस दिन मिलेगा 15%, ठीक है। सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल कितना बताओ, तो ऊपर में बैलेंस शीट में देख के, शेयर कैपिटल है आपका 5,40,000, नोट्स में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो तो शेयर कैपिटल है, हाँ 4 लाख की प्रेफरेंस शेयर है और इक्विटी शेयर है। आपको इक्विटी शेयर वाला कैपिटल देखना होगा। आप डायरेक्ट शेयर कैपिटल देखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कौन सा शेयर देखना होगा, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर 4 लाख है, तो 4 लाख का 15% कितना आएगा, 60,000 आएगा। अब देखो ये 1/10/2019 में दे रहा है, जो कि ये कब का रिलेटेड है, ये 18-19 का है। तो ये पहले का प्रॉफिट, पहले जो शेयर होल्ड करके रखा होगा उसके लिए डिविडेंड है। बट मेरा तो शेयर पहले था नहीं, मेरा आज के डेट में आया, मतलब जिस दिन एक्वायर किए हैं उससे पहले का रिलेटेड इनकम है, इसीलिए ये जो पूरा इनकम होगा ना, ये मेरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में आएगा, कैपिटल प्रॉफिट में आएगा 60,000, ठीक है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में आएगा 60,000। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे ये तो प्री होगा ना, 60,000 पुराना प्रॉफिट है, बट उसमें से मेरा कितना हिस्सा होगा, होल्डिंग का, जो होल्डिंग का शेयर होगा वो मिलेगा। मतलब किसका शेयर होगा, एच लिमिटेड का, एच लिमिटेड है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसको गलती से पीएल में डाल दिया तो पीएल से माइनस करके हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है डिविडेंड ऑफ 50% वाज पेड बाय एस लिमिटेड ऑन 10/1/10/2019 फॉर द ईयर 18-19 which was credited to PL अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड। तो गलती से इसको तो पीएल में डाल दिया ना, ये है पीएल का नहीं, तो ये पीएल में डाल दिया, जो कि नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट जो होता है ना वो इन्वेस्टमेंट से माइनस होता है। ऐसा सेम एडजस्टमेंट हम लास्ट डे भी बताया था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से माइनस होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स का कॉस्ट रिडक्शन होता है, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो फिर से एक बार लास्ट टाइम बोल देता है। एस लिमिटेड जो शेयर दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है अपने शेयर होल्डर को, उसमें से जो एच लिमिटेड होल्ड करके रखा है, एच लिमिटेड जो होल्ड करके रखा है उतना का उसका कैपिटल प्रॉफिट होगा। और कैपिटल प्रॉफिट कभी भी पीएल में नहीं जाता, जो कि ये गलत किया पीएल में लिख के। तो पीएल वाला से एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग कहाँ पे इंक्लूड करेंगे इसको, इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट से माइनस करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 40,000 फॉर गुड्स सप्लाइड बाई एच लिमिटेड। तो ये एच लिमिटेड सप्लाई किसको किया है, एस को, 40,000 का क्रेडिटर है, तो ये बेचा है, तो एच लिमिटेड का डेटर होगा और एस लिमिटेड का क्या होगा, क्रेडिटर। अब ये दोनों कंपनी मेरा हो रहा है, मतलब होल्डिंग कंपनी का पेरेंट का हो रहा है, तो म्यूचुअल सेटअप होगा 40,000 का। याद रखिएगा, क्रेडिटर और डेटर से म्यूचुअल सेटअप करते हैं, या फिर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल से करते हैं। उसी अमाउंट से म्यूचुअल सेटअप करिएगा जहां पे दोनों सिमिलर हो, 40,000 दोनों तरफ से हटेगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड आर गुड्स वैल्यूड एट ₹60,000। तो देखिए, ये जो एच लिमिटेड एस लिमिटेड को जो गुड्स भेज रहा है ना, इसमें वो वाला गुड्स में से 16,000 का गुड्स पड़ा हुआ है, तो 16,000 का अनसोल्ड है। तो हम जब एच लिमिटेड जब हम इसको भेजे हैं, तो हम तो इसमें प्रॉफिट मिला के भेजे होंगे। अब ये दोनों कंपनी क्या हो रहा है, एक हो रहा है, तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, तो आपको क्या करना होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आगे परसेंटेज दिया हुआ है, लिखा हुआ है फिर से, ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड गुड्स वैल्यूड ₹60,000। मतलब 16,000 का गुड्स किस में इंक्लूड है, एस में,
ठीक है, जिसमें प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ, आपको हटाना पड़ेगा। विच वेयर सप्लाइड बाई, कौन सप्लाई किया है? एच लिमिटेड सप्लाई किया है। ठीक है, कितना परसेंट तो प्रॉफिट रखा है? 25% ऑन सेल। लास्ट जो हम लोग पार्ट 3 में जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें कॉस्ट था, तो परसेंटेज हमको चेंज करना पड़ा। सर ये आपको कैसे पता चला कि 16,000 सेल प्राइस है? ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो वहां पे ये नहीं लिखा है 16,000 सेल प्राइस, बट कॉमन सेंस अप्लाई करो। यदि एक डिपार्टमेंट या एक कंपनी दूसरे कंपनी को कभी भी गुड्स भेजेगा तो सेल प्राइस पे ही भेजेगा, तो हमेशा आपको सेल मानना पड़ेगा। परसेंटेज इसमें किस में दिया है? 25% ऑन सेल प्राइस, तो सेल प्राइस डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो पार्ट 3 में वीडियो बनाया था उसमें कॉस्ट में था, तो फिर हम कॉस्ट को सेल में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट, उसके बाद बोलता है प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड वेर रीवैल्यूड एट ₹3 लाख ऑन द डेट ऑफ ऑन द एक्यूजिएशन डेट, मतलब जिस दिन हम कंपनी खरीदा ना, ठीक है, जिस दिन बिजनेस खरीदा ना, उस दिन प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू होना चाहिए था 3 लाख, बट हम लोग उसको कितना रिवैल्यूड किया? 2 लाख। विच स्टूड इन द बुक्स 2 लाख। बुक्स में 2 लाख रुपया में ही हम लोग रखा था। एक चार को सर, ठीक है, जिस दिन हम लोग एक्वायर किया प्लांट एंड मशीनरी, क्या बोला है? एस लिमिटेड वेयर रीवैल्यूड 3 लाख ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिस दिन एक्वायर्ड किया उस दिन 3 लाख था। ठीक है, एक चार को 2 लाख। उसके बाद बोल दिया है विच स्टूड इन द बुक्स 2 लाख। अच्छा, हम 1/4 को 2 लाख रुपया ही रह गया था। ठीक है, मतलब जिस दिन हम लोग एक्वायर्ड करने गए ना, उस दिन 3 लाख रुपया उसका वैल्यू हो गया था। रिवैल्यूएशन होता है ना एसेट्स का, मार्केट प्राइस कभी कभी किसी किसी एसेट्स का बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, तो 3 लाख रुपया हो गया। ठीक है, बट 1/4/2019 को 2 लाख रुपया ही था, तो हम तो 2 लाख से मेंटेन कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से इधर देखो बोर्ड पे, तो यहां है 2 लाख रुपया ओपनिंग डेट में, तो क्लोजिंग डेट में एक बार बैलेंस शीट में जाइए 1,80,000 और नोट्स ऑन अकाउंट्स में जाओ। ठीक है, आप ठीक थोड़ा सा ऊपर देखो, नोट्स ऑन अकाउंट में 4 नंबर जो नोट है 4 का बी, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 है। और हम लोग जितना भी अभी चेक करेंगे, किसका चेक करेंगे? सब्सिडियरी एस लिमिटेड का, तो एस लिमिटेड में जाइए 1,80,000 है, तो यहाँ 1,80,000 है। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे देखो, ये 1 साल का पूरा डेप्रिसिएशन है 20,000 रुपया का। आपको क्या करना है जानते हो? यहाँ पे रेट तो निकाल लेंगे, डेप्रिसिएशन का रेट अभी इजीली निकल जाएगा। आपको यहाँ का वैल्यू जानना है। कहाँ का वैल्यू? 3 डेट है यहाँ पे, एक है ओपनिंग डेट जिस दिन उसके बुक्स में 2 लाख रुपया था, एक है क्लोजिंग डेट जिस दिन उसके बुक्स में 1,80,000 है, और एक वो डेट जिस दिन रिवैल्यूएशन हुआ है। तो रिवैल्यूएशन उस दिन हुआ जिस दिन आप बिजनेस को एक्वायर किए हो। बिजनेस को आप एक्वायर कब किए हो? 30/9/2019 को 3 लाख रुपया में। ठीक है, तो आपको इस डेट में यहां से यहां तक का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको यहाँ का वैल्यू जानना है। उसके बाद देखो, जब यहाँ का वैल्यू आप पता लगा लोगे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट होगा। क्यों? क्योंकि अब आपके बुक्स में 3 लाख होगा, पहले आपके बुक्स में कितना था? 2 लाख। तो वैल्यू जब एसेट्स का बढ़ाओगे तो डेप्रिसिएशन भी तो एक्स्ट्रा लगेगा। ये एडजस्टमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छा से करना पड़ेगा। एग्जाम में ये 99% चांस है आने का। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड विथ इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड। सब्सिडियरी एस लिमिटेड को बोल रहा है और एच लिमिटेड को क्या बोल दिया? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। तो याद रखिएगा, जो कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जैसे यहाँ एच लिमिटेड है, तो ये हो गया होल्डिंग जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका कंट्रोल आएगा किसके पास? आएगा एच लिमिटेड के पास। तो ये हो जाएगा सब्सिडियरी, जिसके पास कंट्रोल आएगा वो हो जाएगा होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग करता है वही पुराना वाला तरीका से। 5 स्टेप में सम बनाना है। कितना स्टेप में? 5। एकदम इजी है। पहला आपको डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालना होगा, तो उससे पता चलेगा होल्डिंग और सब्सिडियरी। दूसरा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे। तीसरा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकलेगा। चौथा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पांचवा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, उसके बाद देखेंगे। ठीक है,
तो देखिए, चलिए, अच्छा इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट भी है ना, तो उसको भी आपको पहले ही करना पड़ेगा। वो तो डायरेक्ट एक ही साथ कर सकते एक साथ भी कर सकते हो, इजी है। चलिए देखो, कहाँ चला गया हम लोग, पहले निकालेंगे और पहले डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालेंगे, वर्किंग नोट वन ठीक है। तो स्टेप 1 क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ कंट्रोल डिग्री ऑफ कंट्रोल, डीओसी लॉ कि किसके अंदर कितना कंट्रोल है। यस सर तो पहले एच लिमिटेड का देखो, 3000 शेयर तो आपको शेयर देखना है एस लिमिटेड का, टोटल एस लिमिटेड का शेयर यदि आपको जानना है तो नोट्स ऑन अकाउंट में आइए, इक्विटी से 4 लाख का 10 से डिवाइड करना नोट्स ऑन अकाउंट में आओ, वहां पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल रोमन नंबर 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है और 4 लाख रुपया है और 100 रुपया का फेस वैल्यू दिया है। हर क्वेश्चन में 10 था, यहाँ पे 100 है, तो 4 लाख को 100 से जब डिवाइड करोगे तो 4000 आएगा ना, कितना आएगा। 4000 तो टोटल जो शेयर है एस लिमिटेड का 4000 है। उसमें से 3000 ले लिया अब यहाँ पे आप, हाँ आप यहाँ पे नोट्स ऑन अकाउंट में एकदम लास्ट में आइए, देखिए इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है, उसके नीचे नोट्स दिया है। जब भी बैलेंस शीट के नीचे नोट्स देगा तो सारा डिटेल इंफॉर्मेशन नोट्स में रहता है, हमेशा नोट्स पे चेक करके करिएगा। तो देखो यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 5 नंबर आइटम देखो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना है 3000 शेयर इन एस लिमिटेड, मतलब इसका 4000 में से एस लिमिटेड का टोटल 4000 शेयर है, कितना शेयर है टोटल 4000, उसमें से 3000 शेयर कौन खरीद लिया, एच लिमिटेड, तो 3000 शेयर खरीद लिया एच लिमिटेड, तो इंटू 100 कर दो, कितना परसेंट आ जाएगा 75%, चेक कर लेना एक बार। उसके बाद एस लिमिटेड, अभी भी 1000 शेयर एस लिमिटेड के पास ही है, टोटल कितना में से 4000 में से इंटू 100 25%, ठीक है, समझ में आया। अब आपको एक बार हम रफली बता दे रहा है कि क्या हुआ आपके साथ। देखो एक एस लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास टोटल शेयर है 4000। सर ये कहां से पता चला, शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड करके, ये आपको नोट्स ऑन अकाउंट में दिया हुआ है सारा शेयर कैपिटल का डिटेल, जिसमें से 3000 शेयर तो बाबू एच लिमिटेड ले लिया और 1000 शेयर कौन ले लिया, उसी के पास है, एस के पास ही है, एस के पास ही है। इसका कितना शेयर आया एच लिमिटेड का 75%, और इसके खुद के पास खुद का शेयर कितना परसेंट है 25%। जिसका ज्यादा पावर हो जाता है, ज्यादा शेयर खरीद लिया, वो बन गया होल्डिंग, और जो होल्डिंग कंपनी कौन हो गया एच लिमिटेड। जो बचा 25% जो एस लिमिटेड कोई नहीं खरीदा है ना, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा। अब समझिए, मतलब टोटल शेयर एस लिमिटेड का 100% में 75% कौन ले लिया, एच लिमिटेड। जो ज्यादा शेयर खरीद लेता है 50% जाता है वो होल्डिंग कंपनी बन जाता है, और 25% वाला क्या बन जाएगा, सब माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। और देखो अब एक लास्ट समझते हैं, जो खरीदता है होल्डिंग होता है और जो बिकता है वो सब्सिडियरी बनता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में एस लिमिटेड सब्सिडियरी है। आगे बढ़े, इसको आपको नहीं करना है नोट, ठीक है, ये तो जस्ट समझाने के लिए दिया था कि होल्डिंग और सब्सिडियरी कौन है, और एस लिमिटेड में दो पार्ट किसका किसका है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिजर्व। सुनो, ये हम स्टेप नंबर 2 जरूर बना देता, बट हम लोग पहले काम करता ना डेप्रिसिएशन को सल्टा लेता है। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो प्रॉफिट है और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो जरूर उसमें जाएगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लोग को स्टेप नंबर 2 इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, हम लोग नोट्स में मतलब बदलाव आ गया। स्टेप नंबर 2 में आइए। स्टेप नंबर 2 में अभी हम लोग क्या करने वाला है, देखिए पहले तो हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। रेट ऑफ किसका डेप्रिसिएशन निकलेगा, किसके कंपनी का, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एस लिमिटेड, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड, ठीक है। तो समझिए
1/4/2019 को, ठीक है, 2 लाख का मशीन 2 लाख का मशीन था, और 31/3 को और 31/3/2020 को 1,80,000 1,80,000 हो गया। घटा 20,000। तो मतलब ये हो गया कि 20,000 से एसेट्स कम हुआ। हाँ आपको रेट निकालना है ना, हाँ, तो ऊपर लेंगे 20,000 का डेप्रिसिएशन। डिवाइड बाय 2 लाख 20,000 का डेप्रिसिएशन कहाँ से आया? चार्ज तो 2 लाख 2 लाख पे चार्ज किए होंगे ना, क्योंकि हमेशा पुराना जो बैलेंस रहता है ओपनिंग, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो 20,000 रुपया डेप्रिसिएशन है, 2 लाख पे चार्ज किए हैं, इंटू 100 इंटू 100 करोगे तो रेट आ जाएगा 20%, 10%, 10% डेप्रिसिएशन का रेट आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। तो ये वाला आपको ये नोट नहीं करना है, ठीक है, आपको ये वाला रेट निकालना है इसके नीचे। ठीक, रेट निकाल लोगे। रेट कैसे निकला? ओपनिंग से क्लोजिंग में वैल्यू दिया हुआ आपके क्वेश्चन में 20,000 का, और डेप्रिसिएशन के कारण ही कम हुआ है। और कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो ओपनिंग बैलेंस से ही लगता है। ठीक है, तो 2 लाख नीचे बेस ले लेंगे इंटू 100। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये समझना है। अब स्टेप नंबर कितना, मतलब इसी में निकालना है, ठीक है, इसी में कंटिन्यू चल रहा है। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ अंडर वैल्यूएशन। हाँ रोमन दे देना, रोमन 1 दे दीजिए, रोमन 2 दे दीजिए, इसको, हाँ रोमन 1 दे दो, बेटर रहेगा। जो पुराना वाला था, अभी रोमन 2 देंगे। अंडर वैल्यूएशन कर दीजिए। रिवैल्यूएशन लिख दो ना सिर्फ। अब अंडर है कि ओवर हो तो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। तो रिवैल्यूएशन, अब हम लोग रिवैल्यूएशन देखेंगे। देखिए समझिए, बहुत इजी तरीका से समझ में आएगा। स्टार्टिंग में 2 लाख है और एंडिंग में 1,80,000 है, बट आप बिजनेस को खरीदे हो 30/9 को, 30/9/2019, यही है ना। हाँ, जिस दिन आप खरीदे हो उस दिन रीवैल्यूड फिगर कितना है? 3 लाख रीवैल्यूड फिगर है रिवैल्यूड ऑन 30/9/19 ऑन 30/9/19, 3 लाख है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे गड़बड़ी क्या होगा, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि सर 2 लाख का चीज 3 लाख हो गया, 1 लाख का प्रॉफिट, गलत जवाब होगा। क्योंकि ये 2 लाख का जो प्रॉफिट वैल्यू है ना एसेट का, वो 1 अप्रैल का है, और ये जो 3 लाख का वैल्यू है ना, ये 30 सितंबर का है, जिस दिन आप बिजनेस एक्वायर किए हो। तो आपके पास जो बैलेंस है ना 2 लाख, उसको यहां पे लाना पड़ेगा। WDV में। समझ में आ रहा है? WDV लाना पड़ेगा। तो आपके पास WDV कब का है? WDV हम लोगों के पास 1/4/19 का है, हाँ, जो कि 2 लाख रुपए है। क्वेश्चन नहीं रहेगा तो समझ में कैसे आएगा पास में? तुम लोग कितना बड़ा गधा है पता चलता है। 1/4/2019 को 2 लाख है, ठीक है। हाँ, उसके बाद 6 महीना का डेप्रिसिएशन लेस होगा, 2 लाख पे 10% क्योंकि रेट हम लोग 10% निकाले हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया था। हाँ, तो 2 लाख पे 10% तो 6/12 इंटू 10% इंग्लिश 6/12 इंटू 6/12। सर ये 10% कहाँ से आया? रोमन नंबर 1 में जो निकाले थे ना, हम खत्म कर दिया मिटा के, उसमें निकला था, जिसमें डेप्रिसिएशन 20,000 था ऊपर में, और नीचे में 2 लाख इंटू 100 किए थे। तो कितना आएगा 6 महीना का डेप्रिसिएशन? 10,000। अब देखो, जैसे ही आप माइनस किए, ये आएगा 1,90,000। हाँ, ये कब का वैल्यू आ गया? ये WDV ऑन 30/9/19 30/9/19। हाँ, थोड़ा 19। अब ध्यान दीजिए, जिस दिन आप रीवैल्यूएशन किए, ठीक है, और उस दिन का आप मार्केट वैल्यू WDV निकाल लिए, मार्केट वैल्यू नहीं WDV निकाल लिए। अब आप रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस पता लगा लो। 1,10,000 1,10,000। अंडर वैल्यूएशन है ये। तो ये देखो, आप तो अंडर वैल्यूएशन करके रखे हो ना, तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है कि घटा है? बड़ा है, तो ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, अंडर वैल्यूएशन बेटर है। ठीक है, कोई बात नहीं। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलो चाहे अंडर वैल्यूएशन बोलो, बात एक ही है। आरपी मतलब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब देखिए, जब आपका एसेट्स एक्स्ट्रा बढ़ा है तो डेप्रिसिएशन भी तो एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो कितना होगा डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज? ठीक है, निकालना पड़ेगा। हाँ देखो, ये सेकंड नंबर रोमन के 3 रोमन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ ओवर चार्ज अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ऑफ अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन
ऑन अंडर वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये लिख सकते हैं। हाँ तो अब देखो यहाँ पे 2 लाख पे आप 6 मंथ का कितना चार्ज करोगे? लगा के रखे हैं तो 10,000 वही तो निकाले हम लोग। लगाना चाहिए था 3 लाख पे, लगा के रखे 2 लाख पे। हम्म। तो करना है। डेप्रिसिएशन कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट होगा? अरे सर 6 महीने का निकलेगा ना, वहाँ हाँ, पे देखेंगे तो। यहाँ से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्लोजिंग तक का, 6 महीना वहाँ पे तो है। यहाँ से यहाँ तक का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। हाँ तो 3 लाख पे 10% कितना होगा? 3 लाख पे 10% 30,000 और उसका 12 3 लाख है ना, हाँ उसका 10% इसका 10% 12 इंटू 6/12, तो इतना डेप्रिसिएशन होना चाहिए। लेकिन ये वाला नहीं है। कितना आएगा इतना का? 15,000, 15,000 यस सर इतना होना चाहिए था। निकाल के। ये आप नहीं किए हो, हाँ आप किस पे चार्ज किए हो? 2 लाख को मार के रखे हैं। तो 2 लाख पे 10% plus 12 इंटू 10% इंटू 12 इंटू 6/12 हाँ 10,000 कितना आएगा? 10,000। 5,000 से हम तो लोग कम सुनो, चार्ज किए हैं। आप रियल में अकाउंट्स में रिवैल्यूएशन तो किया नहीं है, इसीलिए तो एडजस्टमेंट में दिया है ना। हाँ तो ये 10,000 का आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, मतलब ये किया हुआ है, ये चार्ज किया हुआ है और ये करना है, तो आपको तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। हाँ तो ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपको हर क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा जहां रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो देखो इसमें क्या दिक्कत था बताता है। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 2 लाख एडजस्टमेंट में, क्लोजिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में नोट्स ऑन अकाउंट में 1,80,000 दिया हुआ है। अब हुआ क्या कि बिजनेस आप एक्वायर कर रहा है मिड ऑफ द ईयर में, ये मिड ऑफ द ईयर का सम है पूरा, ठीक है। उस दिन बता रहा है कि पहले तो आप डेप्रिसिएशन का रेट निकाल लिए अपने बुक्स वाले बैलेंस से 10%, फिर बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन इतना तारीख को 3 लाख हो रहा है। तो आप इसको और इससे कंपेयर नहीं कर सकते डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, क्योंकि ये 2 लाख है और ये 3 लाख है। समझ में आ रहा है? अलग अलग डेट का है, ये अप्रैल का है और ये सितंबर का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके पास 2 लाख है ना उसको सितंबर तक पहुंचाना पड़ेगा। तो 2 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन यहां से यहां तक 6 महीना होगा, ये तो 6 मंथ होगा ना, यहां से यहां तक उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो 3 लाख का सामान 1,90,000 आपका हो गया, ठीक है। सॉरी 1,90,000 का सामान कितना हो गया? 3 लाख। तो आपको तो प्रॉफिट हो गया ना, एसेट्स आपका बढ़ रहा है। तो ये हो गया आपका कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि मेरे हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो मेरा तो 2 ही लाख था, और 2 लाख में 6 महीना देख लो कितना होगा, 10,000 होगा। और करना चाहिए था। ये किया है, ये हम लोग पहले से करके बैठा है, बट मेरा तो रिवैल्यूएशन फिगर 3 लाख हो गया ना। तो 3 लाख पे 6 महीना का कितना होगा? 15,000, ठीक है 15,000। तो आपको 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, आप करके बैठे हो 10,000, तो और डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। अब सुनो, इसमें से मेरे को बताना होगा कि कौन सा कैपिटल प्रॉफिट है, कौन सा रेवेन्यू प्रॉफिट है। इस वर्किंग नोट को पहले करने का मकसद यही था कि कैपिटल प्रॉफिट आपको हटाना पड़ेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। तो जिस दिन आप एक्वायर किए हो उस दिन का ये प्रॉफिट है कि उसके पहले का प्रॉफिट है? ये वाला आप लोगों का आपका ये है अंडर वैल्यूएशन है ना, उस दिन का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है। जिस दिन आप एक्वायर किए हो उस दिन का रिवैल्यूएशन फिगर है, और उसी दिन का आपको WDV भी लिए हो। तो ये जिस दिन आप एक्वायर किए हो ना उस दिन का ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। तो जिस दिन आप कंपनी का शेयर एक्वायर करोगे उस दिन का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस वो कैपिटल प्रॉफिट के कॉलम में जाएगा। ऐसा हम लोग सम्स किए हैं। और ये डेप्रिसिएशन कब का आप एडजस्ट कर रहे हो? ये क्लोजिंग डेट में कर रहे हो, क्योंकि देखो यहां तक का तो डेप्रिसिएशन आप एडजस्ट कर चुके हो इससे, देखो उसके बाद का ना डेप्रिसिएशन समझना था। तो इसमें पुराना वाला, तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये क्लोजिंग डेट में चार्ज हो रहा है, इसीलिए ये रेवेन्यू में जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू में जाएगा। हाँ ये लॉस है, डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज करना लॉस होता है। ये रेवेन्यू में क्यों जाएगा ये सोचो, क्योंकि ये एक्वायर करने के बाद का घटना है। बिजनेस जब आप एक्वायर करोगे उस दिन तक का कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस कैपिटल प्रॉफिट के कॉलम में जाएगा, कोई भी प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट के कॉलम में जाएगा,
कोई भी लॉस कैपिटल प्रॉफिट के नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव करके ब्रैकेट में करके लिखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 3 इसको खत्म कर दें। इसका हमको डेटा चाहिएगा, ये वाला चाहिएगा। और ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 3। अब हम लोग जो अपना नॉर्मल सम्स है वही बनाएंगे। एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, प्री-एक्विजिशन प्रॉफिट एंड एनालिसिस ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट। अब आपको बार बार बता बता के हम थक गए हैं। प्री हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट को, और पोस्ट हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट या रेवेन्यू रिजर्व। पोस्ट मतलब रेवेन्यू, चाहे प्रॉफिट हो चाहे रिजर्व हो। ठीक है, पर्टिकुलर कैपिटल प्रॉफिट का कॉलम बना लीजिए। एक हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, एक डाल दिए रेवेन्यू प्रॉफिट, और क्या होगा रेवेन्यू प्रॉफिट, एक रेवेन्यू प्रॉफिट एक रेवेन्यू रिजर्व, और एक रेवेन्यू, रिजर्व। क्योंकि प्रॉफिट और रिजर्व अलग होता है इसीलिए हम लोग इसको अलग कर दिया। रेवेन्यू रिजर्व पे जनरल रिजर्व हो गया। हाँ, रेवेन्यू रिजर्व को ही जनरल रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, पहले क्या सल्टाओगे, पीएल। मैंने जनरल रिजर्व का टाइप पहले जनरल रिजर्व सटा दो, छोटा है। ठीक है, और इजी भी है। तो देखिए पहले जनरल रिजर्व हम लोग सल्टाएंगे। जनरल रिजर्व जब आप एक्वायर किए बिजनेस ना, तो कितना था, एज ऑन 1/4/19 1,20,000, एज ऑन 1/4/19। 1,20,000 ये नोट्स ऑन अकाउंट में आपको मिलेगा। नोट्स ऑन अकाउंट में जाइएगा सरप्लस में, तो एस लिमिटेड का, वैसे भी हम लोग जितना भी कैलकुलेशन करेंगे ना, एस लिमिटेड का ही हम लोग फिगर देखेंगे। और जो होल्डिंग कंपनी उसका तो एज इट इज पूरा लिख देते हैं, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो एस लिमिटेड का ही देखना है। तो कितना है, 1,20,000। अब सुनो, ये प्री है कि पोस्ट है, ये हम लोग का फ्री है। क्यों प्री क्यों है, क्योंकि उससे पहले का खर्च बैठा। हाँ 30 सितंबर जिस दिन आप कंपनी का शेयर खरीद रहे हो उसके पहले का प्रॉफिट है ये। प्रॉफिट बोलो चाहे रिजर्व बोलो, बात एक ही है। अब सुनो, अब एक बात बोल सकते हो, भैया जनरल रिजर्व है तो आप कैपिटल प्रॉफिट क्यों बोलते हो। जनरल रिजर्व कैपिटल बाद में जो जनरल रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल रिजर्व जो जनरल रिजर्व आपका कैपिटल प्रॉफिट बनता है, वो कैपिटल प्रॉफिट के कॉलम में डाल दिए। इसका हम दो कॉलम नहीं बनाए, जैसे होता है ना रेवेन्यू रिजर्व रेवेन्यू प्रॉफिट, दो कॉलम बना सकते थे, बट उसको एक ही जगह एडजस्ट करना है इसको, इसीलिए हम इसको नहीं बनाया, बट इसको दो कॉलम कर दिया। रेवेन्यू का हम दो कॉलम कर दिया, प्रॉफिट और रिजर्व बांट दिया, बट कैपिटल प्रॉफिट में दोनों एक ही जगह डाल दिया, प्रॉफिट भी और रिजर्व भी। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। तो पूरा का पूरा कैपिटल प्रॉफिट है 1,20,000। 1,20,000, ये एस लिमिटेड में है। आगे बोलिए। अब इसमें से चूंकि ये हम लोग माइनस कर देते पहले बैलेंस शीट के साथ, लेकिन इसमें तो ओपनिंग दिया हुआ है हाँ, तो माइनस कर अब इस क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट में जनरल रिजर्व नहीं दिया है क्या, नहीं दिया। तो हम लोग को कहां से पता चला क्लोजिंग डेट में जनरल रिजर्व नहीं दिया। नोट्स अकाउंट्स में 1/4 लिखा हुआ है, नोट्स अकाउंट्स में ओपनिंग लिखा हुआ है, तो बैलेंस हाँ। शीट में क्लोजिंग का ये दिया उसका। नोट्स ऑन अकाउंट में 1/4/2019 ही लिख के दे दिया, मतलब इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो जनरल रिजर्व है ना उसका क्लोजिंग डेट में कोई फिगर नहीं है। ठीक है, समझ में आया। यस सर, आगे बढ़िए। तो ये तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना तो कर लेगा। ये तीनों इधर बैठा है, उसको बीच में बैठा ना भाई, सही है, बोल रहे हैं मतलब पूरा पूरी तरह दिमाग का पूरा, मतलब तुम लोग पूरा पागल है क्या, एकदम गधा सब भरा पड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब उसके बाद पीएल का निकालिए। तो करेंट ईयर का कोई भी जनरल रिजर्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ओपनिंग में है वही क्लोजिंग में भी है, एक्स्ट्रा कुछ बना नहीं है। कैसे पता चला कि सर एक्स्ट्रा नहीं बना है, क्योंकि जनरल रिजर्व में ब्रैकेट में डेट दे दिया है नोट्स ऑन अकाउंट में, क्यों ओपनिंग का है 1/4/2019 दिया हुआ है, इसीलिए कोई रेवेन्यू रिजर्व नहीं है। रेवेन्यू रिजर्व कुछ भी नहीं है। चलिए आगे, पीएल का, पीएल में ही तो मजा है एकदम। चलिए समझना पड़ेगा सबसे पहले। हाँ, पहले ओपनिंग डेट का हम लोग पीएल लिखेंगे। हाँ, एज ऑन 1/4/19 कितना है, 1,00,000। ठीक है,
नहीं, देखो चार्ज नहीं किया डिविडेंड। 1/4/19 को आपका प्रॉफिट 1 लाख है। हाँ सर, अब क्लोजिंग डेट ऑफ प्रॉफिट कितना है? क्लोजिंग डेट का प्रॉफिट बता रहे हैं 31 मार्च 2020। ये बैलेंस शीट में नोट्स ऑन अकाउंट में मिलेगा। 1,80,000। एस लिमिटेड का देखना है। हाँ 1,80,000 1,80,000 है। जिस दिन आप बिजनेस एक्वायर किए हो ना, डिविडेंड मिला था। 30/9 क्या था? 19। 19, हाँ। इस दिन आप डिविडेंड पे किए हो, यस सर। मतलब एस लिमिटेड पे किया है। 60,000। ठीक है, बताइए एस लिमिटेड यहाँ पे कर रहा है ना, हाँ सर, और आप प्रॉफिट कहाँ का लिए हो? 1,00,000। तो पक्का उससे प्रॉफिट कम होगा कि बढ़ेगा? भाई जब सब्सिडियरी एस लिमिटेड अपने शेयर को, मेरा हाथ देखो, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटेगा, तो डिविडेंड बांटने से क्या होगा? उसका प्रॉफिट कम होगा। हाँ, यदि ये वाला बैलेंस में बोलता है कि माइनस माइनस है तब तो ठीक है, कुछ तो बोला नहीं है। तो आप यहाँ का बैलेंस लिए हो ना, आप यहाँ डिविडेंड बांट रहे हो, तो पक्का प्रॉफिट क्या हुआ है? कम हुआ है। तो लिख, वहां तक का प्रॉफिट निकाल के क्यों नहीं मैनेज कर रहा है? वो ये ओपनिंग से कितना उसका वहां तक का निकाल के क्यों मैनेज कर रहा है? मतलब 1,80,000 का हम लोग पीएल क्यों नहीं निकाल रहे हो? हम बोले सर 1,00,000 तो 1 साल का है ना। हाँ, 30/9 तक का हम लोग पीएल निकाल के उसमें से तो माइनस कर सकते हैं ना डिविडेंड। क्यों गलत पीछे हो जाता है? पीछे कैलकुलेशन करके नहीं 30/9 तक का हम बोल रहे निकालेंगे। 1,80,000 जो है यही जो करेंगे तो बता रहे हैं। तो चलिए लेस करो प्री एक्विजिशन डिविडेंड। 4,000 60,000 4 लाख पे 15 होते तो 4 लाख शेयर है एस लिमिटेड का, हाँ, जिसका 15% क्या किया हो? दे दिया 60,000। 60,000 का बांट दिया है, तो वो तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। 40,000 का कैपिटल प्रॉफिट तो 40,000 का कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम में रखे ना। आप उसी में डाल दें यहाँ पे। अच्छा इसी में रहने दो ना। देखो ये जो 40,000 का प्रॉफिट आया ना, ये इस दिन का आया, इस दिन का आया। तो आप तो मिड ऑफ द ईयर में एक्वायर कर रहे हो, तो ये वाला भी तो समय का कैपिटल प्रॉफिट होगा, क्योंकि जिस दिन एक्वायर करता है उसके पहले का जितना भी प्रॉफिट होता है उस दिन तक का सब कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो आपको ना हिसाब देख के, कैलकुलेशन देख के आपको समझना होगा कि अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 4 से लेके जो 9 मंथ तक का कितना प्रॉफिट होगा। 9 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 9 का 30 तारीख है, तो ये भी कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। तो आपको करंट ईयर का प्रॉफिट अब पता लगाना पड़ेगा। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? हाँ, करंट ईयर का प्रॉफिट तो ऐड, देखो 1,00,000 से 1,80,000 हो गया कि नहीं हो गया? तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना निकला था? समझ में आ रहा है? 40 माइनस करना पड़ेगा तो। तो करंट ईयर का कितना प्रॉफिट लेना पड़ेगा? 3 महीना का ना, नहीं 4 5 6 7 8 9। तो करंट ईयर का 6 मंथ का हमको प्रॉफिट चाहिए। उसको ऐसे भी दे देना सर, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। वो ठीक है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ तक का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो करंट ईयर का 6 मंथ का भी चाहिए। आप हमको बताओ कैसे निकलेगा ये? 1,80,000 क्लोजिंग बैलेंस है। हाँ, और ओपनिंग 40,000 है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि ओपनिंग सही वाला लेंगे। 1,00,000 तो गलत है। हाँ 40,000 वाला तो सही है ना। सुनो सुनो समझा रहा। क्लोजिंग डेट में 1,80,000 है, हाँ, और ओपनिंग डेट में आप 1,00,000 में से तो 40,000 डिविडेंड बांट दियो ना, 60,000 तो आपके पास 60,000 बांटे हो। सॉरी सॉरी, यही तो हम कंफ्यूज हो गया हम भी। 60,000 डिविडेंड बांट दिए तो आपके पास तो 40,000 बचा ना। तो 40,000 आप हटा दो, तो टोटल करंट ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा ये। अब इसमें मार दीजिए आप 1/2। तो ये 6 मंथ का लेना है, तो 6/12 तो कितना आएगा? 70,000 आएगा। तो क्वेश्चन बहुत सारा है दिमाग में। कितना आएगा? 1 मिनट, 1,40,000 का आधा 70 तो आएगा भाई। दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन है सर। पहला बात ये क्लोजिंग डेट का फिगर लिए, हाँ, दूसरा बात है कि आप 1,00,000 नहीं लिए, 40,000 क्यों ले रहे हैं? गलत किए। क्योंकि 1,00,000 का में वो 60,000 का जो डिविडेंड बांट चुका वो नहीं आप माइनस किए थे। समझ में आ रहा है? कौन बांट चुका है? एस लिमिटेड सब्सिडियरी। तो उसका रियल प्रॉफिट तो उसके पास 40,000 बचा होगा ना। तो 40,000 और 1,80,000 हो गया, जो डिफरेंस है वो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा। अब ये करंट ईयर का प्रॉफिट 12 महीना का, तो डिवाइड बाई 12 करेंगे, जिसमें से 6 महीना का कौन सा प्रॉफिट होगा? कैपिटल प्रॉफिट होगा। तो बताइए कितना आएगा? 1,10,000 ये दोनों का आ जाएगा आपका कैपिटल प्रॉफिट। 1,10,000 ये 1,10,000 चला जाएगा कैपिटल प्रॉफिट में। ठीक है, अब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? आपको एज पर
हाँ, प्रॉफिट एज पर बैलेंस 1,80,000 बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट में जो दिया 1,80,000, जिसमें से कैपिटल प्रॉफिट कितना है? प्री एक्यूजिएशन कितना है, मतलब कैपिटल प्रॉफिट 1,10,000 जो निकला है। अब आप सोचो आपके पास 70,000 रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट 1,80,000 है, जिसमें से 1,10,000 आपका क्या कैपिटल प्रॉफिट है। तो जो टोटल में से जो कैपिटल प्रॉफिट हटा दोगे तो 70,000 आ जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। हर सम में हम लोग ऐसे ही किया है, जितना भी सम्स किया है ना ऐसे ही किया है। पार्ट 2 में, पार्ट 3 में भी जो किए थे ना हम लोग वीडियो, वैसे ही बनाए थे, ऐसे ही सॉल्यूशन बनाए थे। खाली उसमें स्टेप ये वाला आपका क्या हो गया, अभी 3 हो गया है। वो पहले 2 था। पहले वाला में 2 था क्योंकि उसमें रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट नहीं था पार्ट 2 वाला वीडियो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बोलो। अब सर 3 नंबर में अंडर वैल्यूएशन भी तो डालिए। हाँ, प्रॉफिट आपका जो हुआ, अब कैसे सब देखो समझ में आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि समझ में कैसे आ जा रहा। हमको तो पहले से पढ़ा हुआ है, आपका ही पहले से पढ़ा होना चाहिए। अपना एडजस्टमेंट में बार बार फोकस करोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा आपको। एडजस्टमेंट में जाइए और देखिए वहां पे रीवैल्यूएशन किए थे ना प्लांट एंड मशीनरी का, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट हुआ था तो कौन से डेट का हुआ था, जिस दिन आप बिजनेस एक्वायर किए थे। तो बिजनेस एक्वायर करने वाला कोई भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये कैपिटल प्रॉफिट है। हाँ हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये वाला हम लोग स्टेप 2 में निकाला था वैल्यू, कितना आया था, इसका भी 1,10,000 है। अच्छा, लेकिन जो डेप्रिसिएशन था ना, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, हाँ स्टेप नंबर 2 में ही था ना। ठीक है, कितना था एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, 5,000। 5,000 था स्टेप नंबर 2 में, तीसरा नंबर जो रोमन था। और ये रेवेन्यू लॉस है, क्यों? उसके बाद खरीदने के बाद कम हुआ है। हाँ, जो डेप्रिसिएशन है वो क्लोजिंग डेट का है और एक्वायर करने का डेट क्या है, सितंबर। सितंबर के बाद का ये डेप्रिसिएशन है, इसीलिए सितंबर के बाद का कोई भी खर्चा और इनकम रहेगा, खर्चा और इनकम तो रेवेन्यू वाला कॉलम से एडजस्ट होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार कर लेना जब भी क्वेश्चन को बनाना। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है, आप किसी का पूरा बिजनेस खरीद रहे हो और वो जबरदस्ती बैलेंस शीट में इसलिए लिखा जाता था कि बैलेंस शीट टैली हो जाए। ये लोग रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस करके रखा है, जो कि आपका कोई बेनिफिट उससे मिलने वाला नहीं है, तो लॉस आपको मिलेगा। तो लॉस होने से आप अपना प्रॉफिट क्या करोगे, कम करोगे। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो कि सीधा बैलेंस शीट में कितना दिया था, 10,000। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है सर कैपिटल है कि रेवेन्यू। जिस दिन आप एक्वायर किए हो ना उसकी दिन तो आपको मिला है ना, उसका बिजनेस एक्वायर किया तो उसका लॉस भी आपके खाता में आ गया। ठीक है, तो 10,000 यहां पे आएगा लॉस। ठीक है, ये थोड़ा आप यहाँ पे ना क्या कर सकते हो, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, तो हम एक बार ना बढ़िया से बता देता और हो गया। अब तो कोई डेटा नहीं ना है। रेवेन्यू रिजर्व का काम क्यों नहीं आया, क्योंकि जनरल रिजर्व में कोई भी रेवेन्यू का पार्ट ही नहीं था। रेवेन्यू का पार्ट क्या होता है, एक्वायर करने के बाद का रिजर्व, एक्वायर करने के बाद का रिजर्व नहीं था क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कोई क्रिएट नहीं किया था। कैसे पता चला, क्योंकि जो नोट्स ऑन अकाउंट में जो बैलेंस दिया था ना वो ओपनिंग साफ साफ बोल दिया है, तो पूरा का पूरा कैपिटल प्रॉफिट हो गया। अब देखिए जनरल रिजर्व इतना है 1,20,000, पीएल आपका ये एडजस्ट किया हम लोग, प्री हटा दिया, जो डिविडेंड बांटा है ये डिविडेंड पेड है, आप लोग लिख दो तो 60,000 डिविडेंड पेड है। ठीक है, एस लिमिटेड जो डिविडेंड दिया है 40,000 हो गया, उसमें से करंट ईयर का कैपिटल प्रॉफिट लेंगे तो टोटल कैपिटल प्रॉफिट 1,10,000 आ गया। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट 1,80,000 है और कैपिटल प्रॉफिट जो है 1,10,000 है ये वाला, तो बच गया और रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होने से क्या बढ़ेगा, कैपिटल प्रॉफिट बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करने से प्रॉफिट कम होगा। हाँ, लेकिन ये करंट ईयर का लॉस है इसीलिए रेवेन्यू वाले कॉलम में जाएगा। ठीक है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका कैपिटल लॉस है इसीलिए लॉस है। देखो कैपिटल लॉस होगा तो ब्रैकेट में कर दीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट का कॉलम है ना, लॉस नेगेटिव होगा माइनस होगा,
अब इसको आप सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का टोटल बता दो। कौन सा कौन नंबर दे दीजिए सर, बेटर रहेगा। इसका वही तो रेवेन्यू उसको 3 नंबर 4 नंबर, इसको एक नंबर, इसको हाँ, अच्छा इसको 3 नंबर दे देता है, 4 इसको 5 इसको 4 इसको 5। हाँ ये भी तरीका सही हो गया। बेटर रहेगा। पहला जनरल लेजर, दूसरा पीएल, तीसरा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लांट एंड मशीनरी, चौथा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, पांचवा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, टोटल कैपिटल लॉस का या तो आएगा ये टोटल आएगा 3,30,000 3,30,000, और उसका 65,000 इसका 65,000 प्रॉफिट आ रहा है। अब इसमें से माइनॉरिटी इंटरेस्ट हटा दो। माइनॉरिटी 25% माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 25% तो माइनस करो 3,30,000, 500 82 500 500 16,250 16 16,250 250। तो ये जो आएगा 2,47,500 2,47,500 48,750 48,700। ये एच लिमिटेड है ना, जो होल्डिंग कंपनी है ना, उसका 75% का शेयर है। तो ये हम उम्मीद करता है बोर्ड में दिख रहा होगा, फिर भी एक बार हम समझा दे रहा है। ठीक है, कि ये टोटल कैपिटल प्रॉफिट में से 25% किसका है, एस लिमिटेड का खुद का शेयर होल्डर का, और 75% किसका है, होल्डिंग कंपनी का। ठीक है, स्टेप नंबर 2 समझ में आ रहा है। स्टेप नंबर 2, ठीक है, बढ़िया से फोटो ले लो यार, क्लियर है। आगे बढ़ता है, आगे बोलिए। स्टेप नंबर क्या करेगा, रेवेन्यू रिजर्व का कोई कॉलम नहीं था तो इसका कोई काम नहीं है, आप इसको लिख भी सकते हो, छोड़ देना एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू रिजर्व करंट ईयर में था ही नहीं। अब बोलो स्टेप नंबर 3, गुडविल और कैपिटल रिजर्व एकदम पुराना। हाँ, अब 4 होगा। ठीक है, ओहो नीचे वाला नहीं मिटाना चाहिए था, कोई बात नहीं। हाँ पूरा ही खत्म कर दिया, गलती हो गया, दिखा दिखा के करता ना यहाँ पे। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, या तो गुडविल आएगा, या तो कैपिटल रिजर्व। यदि आप कम पैसा दोगे ज्यादा सामान पाओगे तो फायदा होगा, तो कैपिटल रिजर्व। चलिए स्टेप नंबर 4 लिख दीजिए। ये आपका स्टेप नंबर है 4, इसको आप समझ सकते हो, स्टेप नंबर 4। चलिए, तो कैसे हम लोग स्टेप नंबर 4 करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलो चाहे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर बोलो, बैलेंस शीट में दिया जाता है। ये कॉस्ट आपको जरूर बैलेंस शीट में दिया रहेगा, जो आप शेयर खरीदे हो, नोट्स ऑन अकाउंट में, एच लिमिटेड, नोट्स ऑन अकाउंट में होगा। ठीक है, अब आप 480 दिए हो, बदले में आप किसी का बिजनेस खरीदोगे तो आपके पास क्या क्या आएगा, पहले फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, तो उसका टोटल टोटल 4 लाख का शेयर था ना एस लिमिटेड का, उसका 75% एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी खरीद लिया, तो कितना आया, 3 लाख। अब देखो, शेयर कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रॉफिट एड शेयर ऑफ, ऐड नहीं सर, लेस ही करेंगे, कैपिटल सॉरी हाँ लेस होगा, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट, 2,47,500, ये आप स्टेप नंबर 2 में पाओगे, हाँ, ये आप स्टेप नंबर 2 लिख दे रहा है। 2,47,500, होल्डिंग कितना पाया था, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, सॉरी हर क्वेश्चन में हम लोग 2 बनाता था, इस क्वेश्चन में 3 कर दिया, क्योंकि पहले रिवैल्यूएशन वाला जो कहानी था उसको सल्टा दिया, क्योंकि रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट आपको रेवेन्यू और कैपिटल प्रॉफिट में काम आएगा, इसीलिए स्टेप नंबर 3 हो गया 2,47,500। और क्या आएगा, प्री एक्विजिशन जो प्रॉफिट डिविडेंड हम लिए थे, हाँ अब सुनो, वो भी प्रॉफिट ही है। हाँ हाँ हाँ, जो सब्सिडियरी कंपनी एस लिमिटेड जो डिविडेंड बांटा था वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि शेयर एक्वायर करने का पहले का वो प्रॉफिट से दे रहा है, मतलब जब वो डिविडेंड दिया हम उस दिन शेयर खरीदा था, जब वो डिविडेंड दिया कौन दिया, एस लिमिटेड, तो हम उस दिन शेयर खरीदे थे। तो कितना होगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब कैपिटल प्रॉफिट है, 4 लाख का 15%, ये जो टोटल हो गया उसका 75%, टोटल शेयर कैपिटल है 4 लाख, एस लिमिटेड का 15%, 15% का हक का है, ठीक है, तो 75% जो होल्डिंग का है, हाँ कितना आएगा, 45,000, टोटल आ जाएगा 5,92,500, 5,92,500। अब इसको हम लोग का ज्यादा आ गया हम लोग के पास, तो 4,80,000 का खर्चा किए और मेरे को इतना का फायदा मिल गया, तो ज्यादा फायदा मिलेगा तो कैपिटल रिजर्व 1,12,500 कैपिटल, 1,12,500। कैपिटल
अब बोलो, आगे बोलिए। बस अब हम लोग आगे बनाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हाँ, वो तो 5 मिनट का काम है, यही बना देता है। स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी को क्या क्या मिलेगा? खुद का उसका शेयर, शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो 4 लाख का 25%। 4 लाख का 25%, 1 लाख। 1 लाख। हाँ सर, और फिर उसका कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा। और स्टेप 2 में जो आप निकाले थे ना, स्टेप 3 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैपिटल प्रॉफिट हाँ सर, तो आएगा 82,500। कितना आया था टोटल? 82,500, स्टेप नंबर 3 82,500। और सर अच्छा, फिर इसका रेवेन्यू प्रॉफिट भी तो लेना पड़ेगा। 16,250। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया था? 16,250, 16,250। स्टेप नंबर 3 में ही था 16,000। 250। और कोई चीज मिला माइनॉरिटी इंटरेस्ट का? नहीं सर। कुछ कुछ भी नहीं मिला। ये दोनों स्टेप नंबर 2 में 3 में निकाले थे ना, लास्ट में देख लेना, स्टेप नंबर 3 में लास्ट में बांटा हुआ है। तो कितना आएगा टोटल? एक मिनट सर, 1,98,750। 1,98,750। 750। मतलब यहाँ 198,750 एक जन बोल रहा है। आप लोग ही बताइएगा, ठीक है? हम कैलकुलेटर से तो एडलेस नहीं करा, सही सही बताना, नहीं तो फिर समय खराब हो जाएगा, ठीक है? 3,38,750 आ रहा है इसका। तभी तो बोला बताने के लिए। अरे एक मिनट, एक मिनट। अच्छा हाँ, इसका फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर भी करेंगे। प्रेफरेंस शेयर का भी तो हिस्सा आएगा ना, हाँ हाँ, ठीक है? तो यहाँ गड़बड़ हो गया एक। बीच में ऐड कर दीजिएगा। क्या आएगा? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसका भी तो हिस्सा आएगा। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ ठीक है? कितना है टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? कितना है बताओ तो, एक मिनट बता रहे हैं नोट्स में देख के पता चलेगा। सर। 1,40,000 का है। 1,40,000 का 25%। अच्छा, हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा तो उसी का होगा ना? अच्छा, प्रेफरेंस पूरा उसका होगा। हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ी ना ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है। ये होल्डिंग कंपनी, इसको हम थोड़ा स्टार कर देता, जैसे बुक में सॉल्यूशन है उसी टाइप में आपको बताया जा रहा है। ये थोड़ा हमको भी लॉजिकली बढ़िया नहीं लगता है, बट आपको समझना पड़ेगा इसको, ठीक है? होल्डिंग कंपनी जो है, ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बता रहा है, खुद का शेयर कैपिटल लेगा 1 लाख, और कैपिटल प्रॉफिट लेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट लेगा। और प्रेफरेंस शेयर जो है वो खुद माइनॉरिटी का है, उसमें होल्डिंग का हक नहीं है, क्योंकि होल्डिंग थोड़ी ना वो शेयर खरीदा है, होल्डिंग तो इक्विटी शेयर खरीदता है। तो होल्डिंग का किस पे बस चलेगा? इक्विटी में चलेगा। अब बताओ टोटल कितना आ रहा है? एक मिनट, 3,38,750 उसका आ रहा है, लेकिन हम लोग नहीं आ रहा है। एक सेकंड रुकिए। 182, आ तो रहा है भाई, 3,38,750 आ गया। ऐड करिए, ऐड करिए, सही है। ठीक है, 338,750। चलो, ये थोड़ा स्टार कर लेगा। ये फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट ले लिया है, ठीक है? और ये क्यों लिया पूरा 100%? क्योंकि इसमें होल्डिंग का कोई भी शेयर नहीं है, ठीक है? तो वो पूरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर उन्हीं लोग को मिलेगा, एस लिमिटेड वाले को ही मिलेगा। लास्ट है आपका, देखिए स्टेप नंबर कितना होगा? 5 इसमें हम लोग एक बार अनरियलाइज प्रॉफिट को भी सही कर लेता है, निकल जाएगा उसी में कर देगा, ठीक है? बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा। हाँ, ज्यादा हो जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम लगेगा, ठीक है? स्टेप नंबर कितना हो जाएगा ये? 6, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है? पहले हम लोग पीएल को सल्टाएंगे। पीएल में कितना आया है रेवेन्यू प्रॉफिट? हाँ, पहले एच लिमिटेड पूरा 2,80,000 बैलेंस शीट से मिल जाएगा, नोट्स ऑन अकाउंट से। अब शेयर ऑफ
रेवेन्यू प्रॉफिट किसका देखेंगे? एस लिमिटेड का। जो हम लोग को स्टेप नंबर 3 में मिला। स्टेप नंबर 3 में कितना मिला था? अच्छा 48,750। 48,750। टोटल 3,28,750। बस और कुछ नहीं है। टोटल पे करिए तो बता 3,28,750। 28,750। इसमें जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड गलती से डाल दिए वो हटाना तो पड़ेगा ना। डिविडेंड इसमें डाल दिया था याद करिए। अच्छा हाँ देखो एस लिमिटेड जो सब्सिडियरी डिविडेंड दिया था ना, तो वो डिविडेंड किसके पास आया? एच के पास आया। एच के पास आया होगा। एच को वो डिविडेंड पीएल में नहीं लिखना था, वो कैपिटल प्रॉफिट था। तो हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डाले तो इन्वेस्टमेंट्स हम लोग जो माइनस किए थे वो ये लोग गलती से पीएल में लिख दिया था, तो इसका ये प्रॉफिट तो गलत है, इसीलिए बी नंबर एडजस्टमेंट में है ना ये। ठीक है, बी नंबर एडजस्टमेंट में है तो माइनस करना होगा, क्योंकि लास्ट में देखो लिखा बी नंबर में डिविडेंड 50% वाज पेड बाय एस लिमिटेड। एस लिमिटेड दे रहा है और फॉर द ईयर 18-19 विच वेर क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड, मतलब एच लिमिटेड इसमें मिला लिया अपना हिस्सा, जो कि गलत है, वो कैपिटल प्रॉफिट है, इसीलिए ये माइनस होगा। तो लेस क्या बोल के लिखा जाए? प्री एक्विजिशन हाँ डिविडेंड wrongly इंक्लूडेड हुआ था, तो कितना आएगा? 4 लाख पे 15%। ये से पूरा डिविडेंड था जिसमें से इसका 75% शेयर था, तो उतना ही वो मिलाया होगा, जो कि ये कैपिटल प्रॉफिट था, पीएल में मिला के बैठा है, हटाना पड़ेगा। कितना आएगा? 45,000। माइनस करने के बाद कितना आएगा? 283,750। अब एक बार आप आइए एडजस्टमेंट नंबर डी सी में। देखो जो क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड है ना, इंक्लूड कर रहा है ना 40,000, गुड्स सप्लाइड बाय एच लिमिटेड है, ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड आर गुड्स वैल्यूड ₹60,000 विच वे आर सप्लाइड बाय एस लिमिटेड। तो 16,000 का गुड्स कौन सप्लाई किया? एच। इसमें 25% प्रॉफिट मिला के इसको दे दिया, तो इसको क्या करना होगा? प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। तो लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है 16,000 पे 25% है 4,000। 279। देख लो और कहीं से प्रॉफिट नहीं ना कम हो रहा है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो था ना, हम लोग ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका है, और एक्स्ट्रा जो डेप्रिसिएशन था हाँ ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका है प्री और पोस्ट में, तो कोई टेंशन नहीं। जनरल रिजर्व है ही नहीं। रेवेन्यू पार्ट कहाँ बचा था जनरल रिजर्व का? जनरल रिजर्व नहीं है, रेवेन्यू नहीं था, सारा का सारा क्या था? कैपिटल था, कुछ था ही नहीं, तो सिर्फ एक ही डेटा बचेगा। हाँ एक कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व आया था ना स्टेप नंबर कितना में? 1,12,500। चलो तो इसको एक काम करता है, ऐसे कर देता है, देखो जनरल रिजर्व तो कुछ है नहीं, कैपिटल रिजर्व कितना है? 1,12,500। तो टोटल कितना आ जाएगा? सर 392 392 250। ठीक है, तो ये टोटल हो गया। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। ये डेट गलत दिया हुआ है ऊपर में, इसको सही करना होगा। क्वेश्चन में जो 31 मार्च 2019 एकदम ऊपर में दिया वो 20 होगा। ठीक है, पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट, नोट्स और अमाउंट। ठीक है, पहला क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये हेडिंग है।
जब आप लाइबिलिटी साइड स्टार्ट करोगे ना, तो इक्विटी और लाइबिलिटी हेडिंग है, इसमें एक एक करके लिखेंगे, ठीक है। शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड में ए नंबर आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किसका लेंगे? होल्डिंग का। तो एक ही आइटम है, लेकिन एक्स लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर भी है, ठीक है। तो बता दो कितना कितना? 3 लाख प्रेफरेंस शेयर है 3 लाख प्रेफरेंस शेयर है, और ये इक्विटी शेयर 8 लाख है। इक्विटी शेयर है 8 लाख। 11 लाख टोटल आएगा। हम लोग शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किसका लिया? होल्डिंग कंपनी का 11 लाख। दिखा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नोट्स हो जाएगा, ऑलरेडी इतना स्टेप है, एग्जाम में खाली होल्डिंग में नोट्स दिखाते रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको जरूरी है, सम भी सही बनाना है और पेपर भी कंप्लीट करना है, तभी 90 85 90 मार्क्स आएगा, नहीं तो 40 50 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। बी नंबर क्या है बोलो? बी नंबर है हम लोगों का सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, जिसका कितना स्टेप नंबर बना था? 1 मिनट गलती हो गया वहां पे। हम लोग वहां पे जनरल रिजर्व नहीं लिए, लेकिन बैलेंस शीट में उसका ओपनिंग तो था ना, अगर क्लोजिंग में दिखा रहा है तो लेना तो पड़ेगा सर। क्लोजिंग में दिखा तो रहा है ना वो बैलेंस ओपनिंग। नोट्स अकाउंट्स में ये पेज नंबर आपका 36 में आई देखिए, जनरल रिजर्व को भी ऐड किया 36 में, पेज नंबर 36। जनरल रिजर्व दिखा तो रहा था ना ओपनिंग का, वाली क्लोजिंग में दिखा रहे, दिखा तो रहा है, ऐड तो थोड़ा करना ही पड़ेगा ना। और वो एच लिमिटेड का किया है, हाँ तो ऐसे लिमिटेड तो बोल रहा है, तो गलती तो बनवा दिया तुम लोग। ठीक है हम तो बोले सर उसमें क्या ऐड करें, आप बोले कि रिजर्व नहीं। ठीक है, सही कर देते हैं। देखो स्टेप 3 में कितना वैल्यू आया था? स्टेप 3 में हम लोगों का आया था 392 392। कैलकुलेटर लाता नहीं है, पढ़ने के लिए अकाउंट्स आता है। 392 250। 250। इसमें एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक कुछ नहीं हुआ, अब समझने में थोड़ा असुविधा हो सकता है। हम लोग ना एच लिमिटेड का जनरल रिजर्व नहीं ऐड किया, ठीक है। कितना है? सर उसका 2 लाख है। 2 लाख है, 5 लाख नहीं, 92,000। ठीक है। ये वाला काम जो यहाँ पे जनरल रिजर्व ऐड कर रहे थे, ये कितना नंबर स्टेप था रिजर्व एंड सरप्लस का? 6 था। रिजर्व एंड सरप्लस का जो स्टेप नंबर 6 था, उसमें हम ये काम कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वहां पे मिस्टेक हो गया कि हम लोग कैसे करते हैं, होल्डिंग का सारा लेते हैं और सब्सिडियरी का शेयर लेते हैं। तो सब्सिडियरी का नहीं था, बट होल्डिंग का तो छूट गया ना हम लोग से। तो कितना आएगा? 592 250। एग्जाम में आप ऐसा यदि कुछ शेयर वगैरह छूट जाएगा ना, तो इसका नोट बना के डाल दीजिएगा, बच जाओगे। आपको पीछे काटने का दरकार नहीं है, आप जो भी यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं किया है उसको नोट्स में दिखा देना, बच जाइएगा, मार्क्स मिल जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे बोर्ड पे कर दिया, आप किसका इसका नोट 1 बना के कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? उसके बाद क्या आएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्टेप नंबर कितना आया था? 338,750। नेक्स्ट। अब सर करंट लायबिलिटी में आएंगे। देखो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है क्या क्वेश्चन में? मतलब ये कंफर्म है कि आपको बैलेंस शीट देख के सम बनाना होगा, जो पुराना बैलेंस शीट है ना क्वेश्चन को, उसको ऊपर रखना होगा, उसी में जो जो डेटा दिया रहेगा आपको लिखते जाना, और जो एक्स्ट्रा ऐड आएगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी आएगा तो उसको डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एसेट्स आएगा डालना पड़ेगा। तो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, हम उसको नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट लिख रहा है करंट लायबिलिटी, ठीक है। कितना करंट लायबिलिटी? सर उसका क्रेडिटर है पहले, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर इसका नोट बना देते हैं। हां बनाइए। तो नोट्स टू अकाउंट यहां बना रहा है, इसको मिटा देंगे। नोट्स ऑन अकाउंट, इसमें नंबर 1 क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स। अब एच लिमिटेड का लिखिए पहले, पहले होल्डिंग का पूरा लिखेंगे, 2 लाख 20,000, होल्डिंग का 2 लाख 20,000 पूरा लिखेंगे। और फिर एच लिमिटेड का 1 लाख। हाँ, लाइबिलिटी भी तो पूरा लिखते हैं, खाली रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर देखना और शेयर कैपिटल नहीं लेना। तो सब्सिडियरी है कितना है? 1,20,000, 20,000। 3,40,000 टोटल। 3,40,000 आ गया। म्यूचुअल सेटअप भी था 40,000 का। हाँ, लेस करेंगे म्यूचुअल सेटअप। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर आपका है, एडजस्टमेंट नंबर
नंबर है यार क्वेश्चन में जाइए, सी एडजस्टमेंट नंबर कितना है? पेज नंबर सी में है, ठीक है। क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 40,000 गुड्स सप्लाइड बाई एच लिमिटेड। तो 40,000 का वो खुद आपस में सप्लाई करके रखा है। यदि क्रेडिटर घटा होगा तो डेटर भी घटाना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो 3 लाख आया। कुछ बिल्स पेबल भी है क्या? अरे यार, बिल्स पेबल भी है। तो बिल्स पेबल कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक ही जन का एस लिमिटेड का बच गया। तो टोटल कितना हो गया? ठीक है, तो टोटल नोट से आ गया 3,40,000। ये देखना पड़ेगा आपको। क्रेडिटर यहाँ पे दोनों लोग का था, म्यूचुअल सेटअप किया, एडजस्टमेंट नंबर बी में था ना, सी में था वो क्रेडिटर वाला, तो माइनस कर दिया। और बिल्स पेबल सिर्फ एच लिमिटेड का, यदि एच लिमिटेड का रहता तो उसका भी लिखना पड़ता। ठीक है, हो गया लाइबिलिटी साइड का टोटल। तो ये मेरा नोट 1 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना आ रहा है? 23,71,000, ठीक है। एक बार हम मैच करा लेता है, ठीक है। आगे देखिए, एसेट साइड में आएंगे तो हेडिंग डालेंगे एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स सबसे पहला हेडिंग है नॉन पीपी करेंट एसेट्स में पीपी, और उसमें टेंजिबल ठीक है। वो पीपी में टेंजिबल ही होता है, इंटेंजिबल भी आएगा। ठीक है। ये हो जाएगा नोट 2। तो देख लो नोट 2 में क्या क्या लिखना है, ऊपर का मिटा दीजिए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। ये वाला हम खत्म कर दे रहे हैं। यहाँ पे नोट्स बना रहा है। आप लोग नोट्स कहाँ बनाएगा? बैलेंस शीट के नीचे। मतलब ये कंफर्म हो गया कि आपको ये सब जगह छोड़ के पूरा पहले बैलेंस शीट बना लेना है। जो जो आपको डेटा पता रहेगा डायरेक्ट लिखने लायक रहेगा लिख देना, बाकी के लिए नोट 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 करके बैलेंस शीट जहां कंप्लीट होगा, एसेट्स पूरा, लाइबिलिटी एसेट्स पूरा, उसके नीचे नोट्स ऑन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोट नंबर कितना है? नामकरण क्या है इसका? नोट नंबर 2 पीपी, टेंजिबल पीपी है। इसमें क्या क्या आएगा देखो, लैंड एंड बिल्डिंग एच लिमिटेड का आपको उसका बैलेंस शीट देखना होगा पुराना वाला, लैंड एंड बिल्डिंग एच लिमिटेड का एच लिमिटेड का 5 लाख कितना है? 5 लाख। 5 लाख और एच लिमिटेड का 3,60,000 और एस लिमिटेड का है 3,60,000। इसमें कोई झमेला नहीं है, इसलिए 8,60,000 टोटल। ये टोटल 8,60,000। हाँ एक चीज हो गया, आएगा प्लांट एंड मशीनरी, इसमें झमेला है इसमें ध्यान देना होगा। दो चीज का। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? सर एच लिमिटेड का 3,20,000 3,20,000। 20,000 हाँ, और 1,80,000 1,80,000। 5 लाख टोटल हो गया। हाँ, अब अंडर वैल्यूएशन को हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि अंडर वैल्यूड हो गया था। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोल के ऐड करते ना, इजी समझ में आएगा। स्टेप नंबर 2 ऐड करेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2 वाला। 1,10,000 क्योंकि देखो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आप इन्वेस्टमेंट से माइनस किए हो, तो उधर आप एसेट कम किए तो इधर तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना। एक तरफ बढ़ेगा तो एक तरफ घटेगा, जरूर एडजस्ट होगा। कितना स्टेप नंबर 2 से? 1,10,000 उसके बाद इसमें डेप्रिसिएशन था, और डेप्रिसिएशन क्या हम लोग को ज्यादा चार्ज करना है तो डेप्रिसिएशन कितना है? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 5,000। ये भी स्टेप नंबर 2 में है। हां 6,05,000 टोटल आया। 5,000। 6,05,000 टोटल। ये दोनों माइनस करना ब्रैकेट में। अच्छा, ये वाला ऐड करना था। प्रॉफिट तो बढ़ेगा, एसेट भी बढ़ेगा ना। 6,05,000 6,05,000, 14,65,000 टोटल। 14,65,000 टोटल आएगा। ये हो गया नोट नंबर 2। इसका तो नोट आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा आइटम है। चलिए नेक्स्ट बोलो, और कुछ है? अब एक गुडविल भी तो है। गुडविल है? हां अच्छा कंपनी का है। अच्छा, तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे गुडविल बोल के लिख दो, कोई असुविधा नहीं है। यदि बहुत सारा इंटेंजिबल एसेट्स है तो फिर उसका कॉलम बना देना। ना दो है बस। जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब होता है ना, बहुत ज्यादा रहेगा तो आप यहाँ पे गुडविल के जगह पे आप इंटेंजिबल एसेट्स लिख दीजिएगा। ऐसे लिख सकते हो, देखो फिर से लिख के दिखा देता है। जैसे इनटेंजिबल आएगा। अब इसमें बहुत ज्यादा आइटम है तो नोट बना लो, नहीं तो 1-2 है तो उसका नाम यहीं पे लिख के जोड़ जाड़ के बता दो। तो गुडविल कितना है? गुडविल है सर एच लिमिटेड का 80,000। हाँ, एच लिमिटेड का 80,000 खुद का, 80,000 एच लिमिटेड का और 60,000 है जिसका कंपनी को खरीद रहा है, सब्सिडियरी, 1,40,000। ठीक है। आगे अब इन्वेंटरीज
करंट एट हाँ, इन्वेंट्री तो आपको समझना पड़ेगा। करंट एसेट्स पे लिखिए पहले हेडिंग डालेंगे 2 नंबर करंट एसेट्स करेंट एसेट्स। इसमें क्या आएगा? पहले तो स्टॉक पहला आएगा इन्वेंट्री। हाँ, हाँ इन्वेंटरी स्टॉक इन्वेंट्री आएगा। इन्वेंट्री स्टॉक को ही बोलते हैं। यदि नहीं पता है तो आपको थर्ड ईयर में आना बेकार है। थर्ड ईयर का स्टूडेंट को इन्वेंट्री नहीं पता, इन्वेंट्री स्टॉक को बोलते हैं, तो बड़ा शर्म का बात है। चलो देखो, नोट नंबर कितना होगा इसका? 3। क्यों इसमें नोट बना है? क्योंकि इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड है, जिसको आपको हटाना पड़ेगा ना। तो ये आप यहाँ पे वाला एडजस्टमेंट मिटा रहा है, ठीक है। नोट्स ऑन अकाउंट नंबर 3 होगा। 3 में है इन्वेंट्री। चलो बोलो, लिमिटेड का 2 लाख, पहले एच लिमिटेड का लिखेंगे 2 लाख, एस लिमिटेड का 1,80,000, और एस लिमिटेड का कितना लिखेंगे? 1,80,000, तो टोटल मेरे पास कितना आ गया? 3,80,000, 3,80,000। इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट जो इंक्लूड है वो हटाया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट अभी हुआ नहीं है नहीं है। 16,000 पे 25%, 16,000 पे 25%। डबल इफेक्ट इसका आप दिखाए हो गया। कितना आया? कितना है? 4,000। तो 376। अब देखना, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो एसेट साइड है ना। 4,000 एसेट साइड से घटाए हो ना। आप सेम देखिएगा, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, नहीं रिजर्व एंड सरप्लस से पीएल में माइनस किए पीएल में माइनस किए थे। कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस वाला नोट्स में जाओ, कितना नंबर नोट था वो? स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में जाइए, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में, वहां पे भी देखिएगा 4,000 माइनस किए हैं। तो उधर रिजर्व एंड सरप्लस माइनस, इधर एसेट्स माइनस, अपने आप बैलेंस शीट टैली करेगा। ठीक है, आगे बोलो। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बी नंबर है। इसका भी नोट बनेगा क्या? हाँ बनेगा 4 नंबर। म्यूचुअल सेटअप करना है, इसमें म्यूचुअल सेटअप है, बोल रहा है, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 दिया डेटर एच लिमिटेड का, हाँ, पहले ट्रेड रिसीवेबल टीआर हम लिख दिया, इसमें डेटर आएगा। हाँ दिया तो नहीं, ठीक है, तो पहले किसका आएगा? एच लिमिटेड का खुद का, 40,000, और एस लिमिटेड का भी 1,50,000, 1,50,000। 50,000, तो टोटल 190 हुआ, हाँ जिसमें से आप म्यूचुअल सेटअप 40,000 का, हाँ नंबर 3 म्यूचुअल सेटअप करोगे, एडजस्टमेंट 40, 40,000 का एडजस्टमेंट नंबर ये सी में था, क्रेडिटर में इंक्लूड था ना। 1,50,000, तो किसी का क्रेडिटर में इंक्लूड होगा तो जो भेजा है ना उसका डेटर होगा। एच लिमिटेड भेजा था, एच के क्रेडिटर में था, तो एच का क्या होगा? बोलो, डेटर होगा। तो दोनों तरफ आप माइनस नहीं करोगे तो बैलेंस शीट इक्वल नहीं होगा। तो ये देखिएगा 1,50,000, ध्यान से देखिएगा ना, तो इसको हम लोग क्रेडिटर में भी माइनस किए हैं। 1,50,000 अब लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लास्ट है, देखो ये नीचे दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं तो नोट जगह है लिखने का। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, तो सी नंबर है कैश एंड, कैश इक्विवेलेंट, इसमें दोनों का कैश जोड़ के लिख देंगे। 1,80,000, 1,80,000 60,000, और 60,000। कहीं पैसा पेड आउट नहीं ना किया है, पेड करेगा तो पैसा माइनस होगा। 2,40,000 टोटल कितना आएगा? 23,71,000, ठीक है, ये थोड़ा हौच-पौच हो गया, हम एक बार फिर से रीड कर देता है। ठीक है, एसेट साइड का पहले है एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, जिसमें पीपी है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, दो तो नॉन करेंट एसेट्स है। मेरे पास नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद करेंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट 3, नोट 4 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब रियल में जब आप इस सम्स बनाओगे तो पहले पूरा बैलेंस शीट ड्रॉ कर देना, जितना नोट बनेगा उसका नोट लिखते जाना, बैलेंस शीट के नीचे में नोट्स बनाते जाना, एक एक उसका फाइनल फिगर ला के यहाँ पे लिखते जाइएगा। ठीक है, हो गया, ये वाला खत्म कर दो। ठीक है, इसको एक बार बोल दे क्या 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 था। अच्छा, एक हम एडजस्टमेंट का ना अलग से वीडियो बना देगा जिसमें पूरा एडजस्टमेंट रहेगा। ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट को हम एक बार बोल देगा, और ये वीडियो आप लोग लास्ट में देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे म्यूचुअल सेटअप का, ठीक है, इन स्टॉक का, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, डबल इफेक्ट कैसे होता है। डबल इफेक्ट समझ में आएगा तब आप कोई भी एडजस्टमेंट को आसानी से पुट करके आंसर निकाल सकता है। ठीक है।